तो आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पोयम है और क्लास 10th सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में है। साथ ही साथ ये एमपी टेट वर्ग 1 में भी सिलेबस में दी गई है। डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो उसके कवि हैं। सबसे पहले हम इस पोयम को पढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1874 में यानी 26 मार्च 1874 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 29 जनवरी 1963 29 जनवरी 1963 में हुई थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी पॉपुलर कवि थे, काफ़ी जाने माने जो है वो कवि थे और लगभग 31 बार उनको जो है नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया था। और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसको हम इस रूप में देखेंगे कि उन्हें जो है पोएम के लिए पोइट्री के सेक्टर में जो है वो पुलित्जर प्राइज़ जो है उन्हें मिला था। तो ये कुछ बातें हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताई हैं। अब हम थोड़ा जो है पोएम की तरफ वापस से जाएंगे और देखेंगे जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो एक काफ़ी अच्छी पोएम है और इसमें आपको जो है इसके अर्थ समझना पड़ेगा कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। इसमें उसने सिंबोलिज्म का भी यूज किया है, काफ़ी सारी जो है लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है इसने पोएट ने इसमें। तो हम देखेंगे कि कवि इस पोएम में आखिर बच्चों से क्या कहना चाह रहा है या अपने पाठकों से क्या कहना चाह रहा है। तो डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले इसका अर्थ होता है डस्ट यानी धूल, ऑफ स्नो यानी बर्फ़, यानी कि जो आइस फ्लेक्स होते हैं, बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बुरबुरे जो टुकड़े होते हैं उसको जो है यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो कही, यानी कि बर्फ़ की धूल। जब बर्फ़ को घिस दिया जाता है तो जिस तरीके से वो भुरभुरी हो जाती है और धूल की तरह हो जाती है, उसी को यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो कहा है, यानी कि बर्फ़ की धूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली जो लाइन है इसकी, उसमें कवि जो है क्या कह रहा है। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो तरीका, वे ने यहाँ पर रास्ता नहीं है, यहाँ पर वे ने तरीका है, वो तरीका जिस तरीके से जो कौवा है सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जो क्या करता है, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की धूल है, वो कौवा जो है वो डगाली पर जब बैठता है तो उससे सूक डाउन यानी हिलाता है उस डगाल को, और उस डगाल पे जब कौवा बैठता है और डगाल हिलती है तो उस पर जो डस्ट ऑफ स्नो जमी रहती है वो किसके ऊपर गिरती है, कवि के ऊपर गिरती है। तो यहाँ पर जो है कवि कह रहा है कि वो तरीका या जिस तरह से जो कौवा जो है वो पेड़ की डगाली पर आकर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है तो उसके बैठने के कारण जब वो डगाली हिलती है तो उस पर जो जमी हुई डस्ट ऑफ स्नो होती है, आइस फ्लेक्स होते हैं, वो कवि के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि कवि जो होता है वो उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है या खड़ा हुआ रहता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, लेकिन वो पेड़ किसका है जहाँ पर कवि जिसके नीचे खड़ा है या बैठा है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक का पेड़ है। हेमलॉक का पेड़ यहाँ पर जो है हम कहेंगे, हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पेड़ या पौधा है जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं और जिसमें कि सफ़ेद कलर के फूल निकलते हैं। तो एक पॉइजनस पेड़ है, पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है जिसके नीचे जो है कवि खड़ा है। और काफ़ी अचंभी चीज़ ये है कि यहाँ पर दोनों ही चीज़, जो कौवा है और हेमलॉक ट्री है, दोनों को ही हम शुभ नहीं मानते हैं। कौवे को जो है वो पक्षियों में शुभ नहीं माना जाता है और हेमलॉक ट्री जो है वो जहरीला है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि वो एक डेथ का सिंबल है या मृत्यु की निशानी है। तो पहली 4 लाइनों का अर्थ है कि कौवा जिस तरीके से पेड़ की डगाली पर बैठता है और जब वो डगाली हिलती है, सूक डाउन ऑन मी, और जब वो उस पर से जो है गिराता है बर्फ़ के टुकड़े, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो
कण हैं छोटे छोटे वो गिराता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और किस पर से गिराता है? हेमलॉक के पेड़ की डगाली पर से वो गिराता है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, तो उस वजह से जो है कवि जो है उसके हृदय को, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो उसके हृदय में अचानक से बदलाव आता है और उसका मूड जो मिजाज होता है वो भी अचानक से बदल जाता है। जैसे ही बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है, उसके बॉडी के शरीर के ऊपर, तो जो कौवा है जो पोएट है उसके जो मूड में, मिजाज में जो है वो काफ़ी बदलाव आता है और उसका हृदय अचानक से परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब कि किस तरीके से हो जाता है कि हो सकता है कभी जब उस पेड़ के नीचे खड़ा था तो उसका मन उदास था, और जब जैसे ही उसके ऊपर वो बर्फ़ गिरी तो उसका मन जो है वो परिवर्तित होकर थोड़ा प्रसन्न हो गया। तो आगे देखेंगे वहाँ आगे की 2 लाइनों में क्या बोल रहा है कवि। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और इस तरीके से जब कौवे ने वो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिराई, और उसकी वजह से जब उसका हृदय, दिल और जो उसका मिजाज है वो बदला कवि का, और इस कारण से जो है एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड ने बच गया, सम पार्ट ने कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे ने उसके दिन का, आई हैड र्यूड जो उसका बचा हुआ दिन का हिस्सा, मतलब जितना भी समय अब उसका बचा हुआ था पेड़ पे खड़े होने से बाद, वो उसका समय पूरा बच गया बर्बाद होने से, क्योंकि वो जो है आई हैड र्यूड, वो आगे कह रहा है कि वो समय जो है मेरा पछतावे में निकल जाता, क्योंकि जब कभी उसके पेड़ के नीचे खड़ा था तो वो काफ़ी उदास और दुखी था, और साथ में उसके मन में किसी चीज़ के लिए पश्चाताप या पछताना था। तो जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े गिरे तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, उसका मिजाज बदला, और उसका जो बचा हुआ दिन था जो कि उदासीनता में और पछतावे में जा रहा था, वो बर्बाद होने से बच गया। तो काफ़ी अच्छी पोयम है, और यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मिजाज को और उसके मन को परिवर्तित कर दिया, और किस तरीके से उसका जो पूरा बचा हुआ दिन है वो बर्बाद होने से बचा लिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी छोटी और काफ़ी अच्छी कविता लिखी है। अब हम इसकी राइमिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि कविता की लय क्या है। तो देखेंगे पहला जो लाइन है वो क्रो पर ख़त्म हो रही है। तो अगर आप नहीं जानते राइमिंग में तो हम इस तरीके से कहें कि ABCD में शुरुआत में जो अक्षर है ए, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो क्रो को हम ए मान लेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन जो ख़त्म हो रही है मी, तो क्रो और मी दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो उसकी क्रो की लय और मी की लय दोनों ही अलग है, दोनों की राइम अलग अलग है, इसलिए हम मी को मान लेंगे बी। लेकिन तीसरी लाइन में जो स्नो है वो क्रो से मिलती जुलती जो है राइमिंग दे रहा है, मिलती जुलती उसकी लय है, इसलिए क्रो और स्नो दोनों ए कहलाएंगी। और मी और ट्री दोनों एक जैसी सुनाई देती हैं, दोनों की राइमिंग एक जैसी है, इसलिए दोनों बी कहलाएंगी। तीसरी लाइन में हर्ट जो है वो क्रो और मी दोनों से ही अलग राइम का है, इसलिए हम इसे सी राइमिंग स्कीम में से सी बोलेंगे। और जो मूड है वो इन तीनों से ही अलग है, ABC से। हर्ट, क्रो, मी इन तीनों से ही अलग राइम दे रहा है, इसीलिए हम इसको डी बोलेंगे। चौथी लाइन में जो पार्ट है वो हर्ट से मिलता जुलता सुनाई दे रहा है, इसलिए हर्ट और पार्ट दोनों ही एक जैसी राइमिंग दे रहे हैं, इसलिए दोनों ही सी रहेंगे। और मूड और यूड दोनों ही एक जैसी राइमिंग दे रहे हैं, इसलिए दोनों ही डी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी।